ध्यान ही नहीं जाता है, हम इग्नोरेंट रहते हैं उस तरफ से। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाने में कितने लोगों का हमारे को सहयोग मिला है जिसके कारण से हमको भोजन मिल जाता है, हमारा ध्यान भी नहीं जाता है बहुत बार उस तरफ। ध्यान ही नहीं जाएगा तो कैसे लगेगा कि कोई हमारे लिए कुछ कर रहा है। जबकि अगर पलट के देखना शुरू करेंगे तो उसको बनाने वाले का सहयोग दिखाई देगा। थोड़ा और बारीकी से देखेंगे, जो खाना हम खा रहे हैं उसको उगाने वाले का सहयोग दिखाई देगा। ट्रांसपोर्ट होकर के वो हमारे तक आया है, उसका सहयोग दिखाई देगा। और पीछे जाके देखेंगे तो जिसने उगाया है उसको खेती करने के लिए जितनी चीज़ों की ज़रूरत थी वो जिन लोगों ने भी प्रोवाइड किया है उसका सहयोग दिखाई देगा। थोड़ा बारीकी से देखते जाएंगे ना तो एक प्लेट जो हम खाना खा रहे हैं ना आज के दिन, उसमें भी हो सकता है लाखों लोगों का सहयोग दिखाई, लाखों में जा सकता है वो नंबर। सिर्फ एक प्लेट जो एक बार हम भोजन करते हैं ना, उसके हम तक पहुंचने में उतने लोगों का सहयोग हो सकता है अगर थोड़ा आंख खोल के देखना शुरू करेंगे। प्रकृति का भी सहयोग जी बिल्कुल, प्रकृति का तो बहुत सारा सहयोग है जी। खेती करने में किसान तो बीज डाल देता है खेत में, उसके बाद तो सारा मेहनत हवा पानी और मिट्टी का है। कोई किसान थोड़ी उसमें से अंकुर निकालता है, वो बीज का मेहनत है, हवा पानी मिट्टी का मेहनत है। इसीलिए जब कभी वातावरण ठीक नहीं होता है तो सारा मेहनत के बावजूद उपज कुछ ज़्यादा हाथ में नहीं लगता। तो किसान का मेहनत तो फिर भी एक बार बीज डालने का है, एक बार खेत की जुताई कर देने का है, एक बार बीज डालने का है। पर उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसमें, और जो बैक्टीरियाज हैं, जो हवा पानी मिट्टी है, जो बीज है, उसका तो 24/7 का मेहनत है जी। उसका तो कोई छुट्टी नहीं है, कंटिन्यूअस लगा रहता है उसमें, तभी तो वो हो पाता है। तो धीरे धीरे अपनी दृष्टि को थोड़ा फैला करके विस्तृत करके देखने की जरूरत है, तो हमको सहयोग दिखाई देगा। हम रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं, हमको लगता है हमने पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। देखिए, हम कोई कपड़े खरीद के लाते हैं, हमको लगता है हमने पैसा दे दिया, बात खत्म हो गई। मैं बार बार ये कहता हूँ कि पैसा देने से सामान नहीं मिल जाता है। कोई आदमी उसको उगा रहा है, बना रहा है, इसलिए हमको सामान मिलता है। पैसा हमारे पास सब रखा हुआ हो लेकिन वो सामान कोई बनाने वाला नहीं हो, मिलेगा क्या? पैसा हमारे पास बहुत हो, कोई गाय नहीं पालता हो, दूध मिलेगी क्या? आज भी जिन चीज़ों का मार्केट उत्पादन नहीं हो रहा है, जो मार्केट में उपलब्ध नहीं है, पैसा कितना भी हो हमारे पास मिलने वाला है क्या? तो हमको लगता है हमने पैसे दे करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली, हमको सहयोग नहीं दिखाई देता आगे का। तो कहीं ना कहीं अपनी दृष्टि को थोड़ा इनलार्ज करने की ज़रूरत है, अपने विजन को थोड़ा एक्सपेंड करने की ज़रूरत है, तो सहयोग दिखाई देगा, सहयोग दिखाई देगा। वाला दोनों अगर हो सकता है कोई आदमी ऐसा भी हो कि उसका ठीक करने वाला भाग कम ही हो, अपवाद में मैं मान भी लेता हूँ, तो भी ये जो जगह है ना कि मानव की मौलिकता की समझ अगर हमारी ठीक हो जाती है, तो उस आदमी के लिए भी जिसका आज के दिन जीना खराब है, उसके साथ भी हमको अपने में स्नेह का भाव दिखाई देता है। अपने सहयोग नहीं करेंगे, नहीं करते हैं, नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन मूल रूप में गलती करता हुआ आदमी भी सही को समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, हमारा शुभ चाहता है। ये हम इसलिए देख पाते हैं क्योंकि हमने अपनी फंडामेंटल चाहना को ऑब्जर्व किया है। मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुखी करना चाहता हूँ, सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, ये निष्कर्ष हमने अपने कार्य व्यवहार को देख के नहीं निकाला है। कार्य व्यवहार को देख के निष्कर्ष निकालते तो अपने बारे में भी ये निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कार्य व्यवहार में कमी होने के बावजूद अपनी मूल चाहना को देख करके हमने ये निष्कर्ष निकाला है, इसीलिए दूसरे के कार्य व्यवहार को देख करके अब हमारा निष्कर्ष नहीं हिलता है। अपने कार्य व्यवहार को देख के ये निष्कर्ष थोड़ी ना निकाले हैं कि मैं सही समझना चाहता हूँ, सही जीना चाहता हूँ, अपना सुख चाहता हूँ, अगले का सुख चाहता हूँ।
ये तो हम सीधा अपना चाहना को ऑब्जर्व करके निकाले हैं, निरीक्षण करके निकाले। इसीलिए दूसरे के कार्य व्यवहार में जब हमको कमी दिखती है तो उस कार्य व्यवहार के आधार पर हमको उसके मूल इंटेंशन के ऊपर शंका नहीं होती है, क्योंकि ये निष्कर्ष तो स्वयं के मूल इंटेंशन को ऑब्जर्व करके निकाला गया है, न कि अपने या दूसरे के कार्य व्यवहार को देख करके निकाला हुआ निष्कर्ष। एक दो बात, ये पूरे को पढ़ने में मत जाइएगा, मैं एक दो बात सिंपल सामान्य ढंग से बता देता हूँ। स्नेह का तात्पर्य अगले की कमियों से आंख मूंद लेना नहीं है। उसका मतलब है स्वयं अप्रभावित रहते हुए दूसरे को अधिकतम सहयोग करना। तो ये स्थिति स्नेह होने का मतलब ये नहीं है कि हमको आपकी कमियां दिखाई नहीं देती, ठीक है, या उन कमियों के लिए हम कुछ नहीं कहेंगे। स्नेह का मतलब है जितनी भी कमियां हैं आपकी, उसके बावजूद भी मैं आपको अपने संबंधी की तरह देखता हूं और उस संबंध में जो अधिकतम सहयोग आपके ग्रोथ के लिए हमारी तरफ से हो सकता है उसके लिए मैं तत्पर रहता हूं। और सहयोग का जगह ज्ञान देने से नहीं है, सूचना देने से नहीं है, सहयोग का जगह भावपूर्वक जीने से है, सेवा को सुनिश्चित करने से है, आवश्यकता अनुसार सुविधा में सहयोग देने से है, जिस पर मैं कल बात कर चुका हूँ उस क्रम पर कि भाव का सहयोग, सेवा का सहयोग, सुविधा का सहयोग, इन तीनों के साथ फिर ज्ञान, जिसको सामान्य भाषा में ज्ञान देना कहते हैं, वो सहयोग हो सकता है। भाव ही मेरा ठीक नहीं हो आपके प्रति, सेवा ही हम आपको नहीं दिखाई दे रही हो हमारे जीने में, तो आपका सुनने का मन ही नहीं होता है हमसे। हम बात कितनी भी कहें, जाना कुछ नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, नहीं क्या? उसी बात को दूसरी तरह से लिखा है कि अनकंडीशनल लव, जिसको हम सामान्य रूप से कहते हैं या जिसको हम स्नेह की निरंतरता कह रहे हैं, उसका तात्पर्य दूसरे की गलती या बुराइयों को समर्थन देना या अप्रूवल देना नहीं है, बल्कि वो जहाँ भी खड़ा है वहाँ से उसको सहयोग करने के लिए तत्पर रहना है। अभी हम आपकी गलतियों से परेशान हो जाते हैं, किसी एक लेवल पर तंग हो जाते हैं, किसी एक लेवल पर आहत हो जाते हैं, इसलिए हम सहयोग करने का हाथ भी खींच लेते हैं। ये प्रॉब्लम है। तो आपकी गलती को मैं सही नहीं कहूँगा अगर मेरा स्नेह का भाव है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी गलती हमको दिखाई नहीं देगी, हम उधर से आंख मूंद लेंगे। हम सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं, ये मुख्य बात है। हम अगले को नालायक ठप्पा लगा करके किनारा नहीं कर देते, हम अगले को बेकार बोल करके हटा नहीं देते। वहाँ समस्या है, वो बेकार बोल करके, नालायक बोल करके जो साइड कर देते हैं ना, वो जगह स्नेह के अभाव को बताता है। एक बात ये भी लिखी हुई है कि स्नेह का लक्ष्य या गोल देखिएगा ना, तो ये भी समझना जरूरी है कि स्नेह कोई मैनिपुलेशन टेक्निक नहीं है, कि स्नेह का लक्ष्य दूसरे से अपने मनोनुकूल काम करवा लेना नहीं है, कुछ लाभ पा लेना नहीं है, उसको अपने हिसाब से फिट कर देना नहीं है, उसको अपने कार्यक्रमों में यूज कर लेना नहीं है, उसको अपने हिसाब से चला लेना नहीं है। उसको अगर स्नेह मानते हैं तो समस्या है, समस्या है। स्नेह का मतलब है अगले को खिलने के लिए अधिकतम अवसर दे पाना, अगले को विकसित होने के लिए अधिकतम स्पेस दे पाना, अपॉर्चुनिटी दे पाना, और जहाँ भी वो खड़ा है वो सब के बावजूद भी उसको अपने संबंधी के रूप में देख पाना। ये बात भी महत्वपूर्ण है कि सभी के साथ एक साथ स्नेह का मतलब सभी के साथ एक साथ व्यवहार नहीं है। व्यवहार तो जब जिसकी जैसी अवसर होगी, अनुकूलता होगी, आवश्यकता होगी, वैसा हम करेंगे, न कि पकड़ पकड़ के एक जैसा सबके साथ जिएंगे। निर्वाह के स्वरूप में, एक्सप्रेस करने के स्वरूप में अलग अलग जगह एक्सप्रेशन अलग अलग होगा ही।
भाई के साथ अलग एक्सप्रेशन है, बहन के साथ अलग एक्सप्रेशन है, मित्र के साथ अलग एक्सप्रेशन है, पति पत्नी में अलग एक्सप्रेशन है, काम करने वाली जगह पर अलग एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन में विविधता तो हो सकती है, उसमें तो वेरिएशन होगा। हमारे 3 बच्चे हों और हम तीनों को भरपेट खाना खिलाना चाहते हैं स्नेह के भाव के तहत। जो 2 रोटी खा सकता है उसको 2 देते हैं, जो 4 खा सकता है उसको 4 देते हैं, जो 5 खा सकता है वो 5 देते हैं। एक साथ स्नेह का मतलब ये नहीं है कि एवरेज निकाल के सबको 3 रोटी देंगे, फिर एक भूखा रहेगा और एक ओवर ईटिंग करके मरेगा कि नहीं। तो स्नेह का मतलब है जैसी जिसकी जो जरूरत है उसको वो प्रोवाइड करना। स्नेह का ये मतलब नहीं है कि सबको एक कटघरे में खड़ा करके एक जैसा आचरण करेंगे। तो स्नेह क्या नहीं है उसके संदर्भ में हमने सोचा थोड़ी बात कर दूं। कोई इमीडिएट बात करनी हो तो बताइए, अन्यथा हम आगे चलेंगे। एक प्रश्न है कि मेरा भाई है, मुझसे छोटा है, माता पिता यहीं रहते हैं, तो मम्मी पापा मतलब पापा बड़े अधिकारी थे, बढ़िया पेंशन वेंशन सब मिलते हैं, ऐसा नहीं डिपेंड है उन पर, लेकिन पापा के साथ ही रहते हैं तो सब। पापा को ये रहता है कि वो अलग भी रहना, पापा को ये डर लगता है हमारा बुढ़ापा है तो हमारे बच्चे हमारे साथ ही रहे। तो भाई ना कई दिन से बात नहीं कर रहे जैसे हम लोगों से, तो कोई भी निर्णय लेते, जैसे मैंने कहा हमारे मदर फादर की 60वीं वर्षगांठ थी शादी की, तो मैंने कहा हमारे इधर मना लेते हैं, तो पापा और मम्मी चुप हो गए। तो मैंने 1-2 बार पूछा तो बोले कि वो भाई से पूछना पड़ेगा तुम्हारे। तो मैंने कहा मैं भी तो आपकी बेटी हूँ, तो भाई से क्यों पूछना पड़ेगा? हाँ सलाह मतलब विमर्श करना है तो हम बात करते हैं। तो मम्मी बोली नहीं बिना पूछे नहीं कर सकते ऐसा। तो फिर मम्मी यहीं आ गई, तो फिर उन लोगों से शायद बात हुई हो, तो वो लोग तैयारी नहीं हुई उनके मतलब उस तरह से मनाने को जिस तरह मम्मी पापा चाह रहे थे कि 60 नहीं है तो बड़े अच्छे से मनाई जाए। और फिर बाद में मेरी भाभी जब एक दिन बचा तो मुझे फोन करके कहती है कि दीदी अपन सरप्राइज देंगे, आप आई थी तो कुछ बात ही नहीं हो पाई। तो मैंने कहा बात करने की कोशिश ही नहीं की, भाई की तबीयत खराब थी। भाई ऐसा है कि जाएंगे तो सिर्फ एक जैसे अपन पड़ोस वाले से बात करते हैं ना, और तुम कैसे हो, तुम कैसे, बस इतनी बात करता है, जबकि कोई इश्यू नहीं है, कुछ नहीं। और मम्मी पापा हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि यदि मेरे यहाँ कुछ हो या कुछ हो तो मैं उनसे जरूर सलाह लूँ कि भाई से पूछना है। और जब मैं कहती हूँ कि भाई ने मेरे से क्यों नहीं पूछा, तो वो कहते हैं वो हमसे बात नहीं करता, तुमसे कैसे करने बात करूँ। तो मतलब मुझे ये लगता है कि उनसे क्या मतलब कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कन्वर्सेशन नहीं है भाई से। यदि मैं उसको फोन लगाती हूँ तो वो या तो बिजी रहता, कभी उठाते ही नहीं है, और कभी बाई चांस करेगा भी तो 1 मिनट बात करेगा, हाँ दीदी काम है बस, फिर वो कभी बात ही नहीं करता। तो मतलब वो ये कुछ निपट ही नहीं पा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे संबंध ठीक नहीं है जैसे होना चाहिए भाई बहन के। और माता पिता से भी वो बहुत कम कन्वर्सेशन है, जबकि कुछ भी नहीं है इशू, सब साथ में रह रहे हैं सब है, लेकिन इस तरह का साथ में रहना मतलब एक तरह से टेंस में है हमारे माता पिता। और मैं उनसे कहती हूँ मेरे पास आ जाओ, तो उनको वो भी नहीं आना। ये जो आप कह रहे हैं ना कि कुछ भी इशू नहीं है, उसका मतलब इतना ही है कि कुछ भी वैसा चीज़ आपको नहीं दिख रहा है कि आपने कुछ बहुत खराब कर दिया हो। हाँ। लेकिन अगले के लिए तो बहुत इशू है। मैंने पूछा भी कई बार कि भाई बताना तो क्या बात है, कोई बुरी लगी हो जो मुझे ना बताओ तो हम सॉल्यूशन, मैं तो बड़ी हूँ ना, तुमसे 5 साल बड़ी हूँ, तो तुम मुझे बता सकते हो, शेयर कर सकते हो अपनी बात। मैं आपको बता देता हूँ अगली बार से कैसे पूछना होता है, ठीक है? अपना फीलिंग और नीड बताना होता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है? ये बात करनी होती है सिंपल कि बहन के रूप में मुझे लगता है कि हमारी तुम्हारी सप्ताह में 15 मिनट तो कम से कम बात हो जाए, ठीक है? मैं बता रहा हूँ ना, आप सब लिखे होंगे, आप सिर्फ ये 2 लाइन कह के देखिएगा ना, फिर हमको बताइएगा, ठीक? हाँ, मैं तो एकदम कह रहा हूँ, आप कभी ट्राई करके देख लीजिए, एकदम सिंपल बात कहिए कि भाई बहन संबंध के रूप में मुझे लगता है कि 15 मिनट कम से कम हमारी तुम्हारी बात हो जाए, ताकि हमको संतोष हो सके, सुकून हो सके, ऐसा लग सके कि हमारा तुम्हारा एक बढ़िया संबंध है, ऐसा हमको महसूस हो सके। चूँकि ये बात हमारी लंबे समय से नहीं हो पा रही है, कभी होती भी है तो 1-2 मिनट होती है और सामान्य बातें तक रह जाती हैं, उससे मुझे क्षोभ होता है, पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है। मैं इसमें आपसे या तुमसे सहयोग चाहती हूँ, बताओ क्या करें। जैसे मैं रक्षाबंधन पे मैं चिट्ठी लिखूंगी और उसको राखी भेजूंगी,
तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट करती हूँ उससे कि जो उसको जब राखी मिले वो मुझे फोन कर दे, वो मुझे फोन करे कि दीदी आपकी राखी मिल गई, बस इतना करे, लेकिन वो नहीं करता। वही कह रहा हूँ, इसका मतलब इशू तो है ना, इशू नहीं है ऐसा तो नहीं है। लेकिन मुझे पता ही नहीं है आज तक कुछ। यहाँ तक तो मैं भी स्वीकार रहा हूँ, उसी को पता करने का उपाय मैं कह रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं यदि तकलीफ में हूँ तो उसको सबसे पहले खड़ा होता है, लेकिन बात नहीं करता है। इससे इतना ही पता चलता है कि एक लेवल पर कंसर्न है, हर परिवार में यही हो रहा है जी। एक लेवल पर गहरे में हमारा बहुत कंसर्न है एक दूसरे के लिए, इसलिए जब नौबत आ जाती है बीमारी की या कठिनाई की तब तो आ जाते हैं। मेरे बेटे की तबीयत खराब हुई थी, मुझे लेके तुरंत हो ही गया था और वो रहा वहाँ मेरे साथ। वही कह रहा हूँ, कठिन परिस्थितियों में तो हम खड़ा हो जाते हैं, सामान्य परिस्थितियों में हम नहीं जी पाते हैं। उसका कारण यही है कि गहरे में एक लेवल पर संबंध भी है और सरफेस पर एक लेवल पर इशू भी है। ये दोनों एक साथ हैं। गहरे में एक लेवल पर हमारा एक दूसरे के लिए कंसर्न भी है और सरफेस पर एक दूसरे के साथ कई सारा इशू भी है। सामान्य जीने में ये इशू प्रायोरिटी में रहता है, इसलिए हम नहीं जी पाते एक दूसरे के साथ ठीक से। जब कठिन परिस्थितियां आ जाती हैं उस समय कहीं ना कहीं आदमी उन इश्यूज को साइड करके वो जो गहरे में कंसर्न है उसको सेंटर में रख के जीता है, इसलिए खड़ा हो जाता है आपके लिए। उस समय वो देख लेता है कि मेरी नीड क्या है जी, और वो गहरा नीड उसको लगता है, बड़ी जरूरत लगती है, इसलिए वो अपने छोटे मोटे मुद्दों को साइड कर देता है। लेकिन जैसे ही वो मुद्दा हल होगा ये छोटा मुद्दा फिर से उठाएगा उसके अंदर। उपाय एकदम सिंपल है, आप स्ट्रेट 3 लाइन में अपना नीड और फीलिंग बता दीजिए, चौथा लाइन बोलने का जरूरत नहीं है कि भाई बहन संबंध के रूप में हमको लगता है कि हम आत्मीयता के साथ एक दूसरे से अपने भावों को शेयर कर सकें, ठीक, उसकी मुझे अपेक्षा होती है। और हमारे तुम्हारे बीच जब कभी हमको ये नहीं दिखाई देता है पिछले कुछ वर्षों में तो मुझे पीड़ा होती है, तकलीफ होती है। हम चाहते हैं कि हमारा आत्मीयतापूर्ण संबंध बढ़ सके, उसके लिए क्या करें। वो डायलॉग शुरू करेंगे ना तो पता चलेगा कि अगले के इश्यूज क्या हैं। वो कई इशू हो सकता है उसका अपने में कुछ ऐसा लग गया हो उसको, जहां उसको लगा होगा कि आपने प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं किया है। हो सकता है कोई जगह पर उनको प्रॉब्लम ना भी हो, उनके घर में किसी दूसरे को प्रॉब्लम हो। ठीक है, ये जितने भी इश्यूज होंगे एक राउंड की बातचीत में ही निपट जाएंगे जी। फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एकदम सिंपल है, जो उनकी परिस्थिति है, जो आपकी परिस्थिति है, वो दोनों के साथ हम दोनों की नीड कैसे पूरी हो सकती है, वो उपाय सोचने की जरूरत है। अपना भी नीड पूरा कर सकें, अगले का भी नीड पूरा कर सकें और दोनों की परिस्थितियों का ध्यान रख लें। इतने सिंपल में सॉल्यूशन निकल सकता है, बात करके तो देखिए। उसको सुनना होता है वो भी बता देता हूं। उसी के लिए ये सुनने वाली स्लाइड है जो लिखा हुआ है, उसको कुछ बातें तो मैं पिछले दिन बता दिया था, थोड़ा और बता देता हूं। अगले की बात को बिना अपने पर लिए सुनने का प्रयास, अगले का कहना उसकी समझ का या मान्यता भाव विचार की अभिव्यक्ति है, न कि मेरा ठीक आकलन। आप जो कुछ भी बोलते हैं ना, वो बेसिकली, अब हमको तो सिद्धांत पता है, व्यवहार के मूल में विचार है, विचार के मूल में भाव है, भाव के मूल में समझ या मान्यता है। तो आपके व्यवहार से या आपकी भाषा से या आपके आचरण से मुझे सिर्फ आपके विचार का, आपके व्यवहार, आपके विचार का, आपके भाव का, आपकी समझ या मान्यता का पता चलता है। वो सीधा मेरा डायरेक्ट इवैल्यूएशन नहीं है, मेरे बारे में आपकी मान्यता या समझ का एक्सप्रेशन है। ये फर्क समझ में आता है? आप जो कुछ भी बोलते हैं वस्तुतः सीधा मेरे बारे में नहीं बोलते, मेरे बारे में जो आपकी समझ या मान्यता बनी हुई है उसके साथ आप बोलते हैं। जैसे उदाहरण में 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। जैसे मैं बिहार से हूँ, ठीक है, आपको बिहार वाले लोगों ने तकलीफ पहुंचाई हो पहले अगर, ठीक है, तो वो हमारे देखने में आरोपित हो जाएगा आपका। मेरा कोई लेना देना नहीं है उस घटना से,
लेकिन आप उस ट्रिगर के साथ ही बोलेंगे। मैं कानपुर संस्थान में रहता रहा हूँ 17-18 साल, ठीक है। अगर कानपुर संस्थान के लिए आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है तो आप उस पॉजिटिव एटीट्यूड से ही हमको देखते हैं। कानपुर संस्थान से किसी कारण से आपको कोई नाराजगी हो गई हो, उसका थोड़ा नाराजगी हमारे ऊपर भी आ ही जाएगा। दोनों आता है, पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है। तो उससे ये पता चलता है कि आप जो वस्तुतः हमको देख रहे हैं वो अपनी दृष्टि या मान्यता के साथ देख या बोल रहे हैं, न कि प्रिसाइजली हमारे बारे में बोल रहे हैं। तो हम अगर अब आपको सुनते हैं तो ये देख के नहीं सुनते हैं कि तुम हमको ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैं तो ऐसा नहीं हूं, ऐसा दृष्टि से हम नहीं सुनते। हमको तो सुन के इतना ही पता चलता है कि मेरे बारे में आपकी मान्यता क्या क्या है, मेरे बारे में आपके भाव और विचार कैसे हैं, हमको इतना ही पता चलता है उससे। अपने ऊपर अगर हम लेके सुनते हैं ना तो दो में से एक काम करते हैं, या तो डिफेंसिव होते हैं या रिएक्टिव होते हैं। हाँ, सब तरह के लोग हैं। डिफेंसिव होने का मतलब है हम अपने को जस्टिफाई करना शुरू करते हैं, ठीक है, कि नहीं नहीं तुम गलत समझ रहे हो, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। हाँ, जो प्रोटेक्टिव कह लीजिए, हमको शब्दों में कुछ ज़्यादा वो नहीं है, प्रोटेक्टिव समझ लीजिए, तात्पर्य पकड़ लीजिए। जो मैंने शुरू में लिखा ना, भाषा के बदले भाव को पकड़ लें, भाषा ठीक कर लें। मैं ये दावा नहीं कर रहा हूँ कि भाषा बड़ी अच्छी लिखी हुई है, पर मुख्य बात मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम अपने ऊपर ले के सुनते हैं ना तो 2-3 में से एक काम करते हैं। या तो हम उसको जस्टिफाई करने लगते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये कारण था, ये कारण था, मेरा तो ये आशय था, मेरा तो ये तात्पर्य था, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो ऐसी नहीं हूँ, ये जस्टिफिकेशन, जिसको मैं यहाँ डिफेंसिव होने को लिखा हूँ। रिएक्टिव होने को यहाँ इस आशय से कह रहा हूँ कि हम दूसरे को बताना शुरू करते हैं कि अच्छा तुम हमको बता रहे हो कि मैं तुम्हारा ध्यान नहीं रखती हूँ, अभी मैं बता रही हूँ कि तुम क्या क्या किए हो, और फिर एक लंबी लिस्ट लेके बैठ जाते हैं अगले के लिए। इसको मैं रिएक्टिव होना कह रहा हूँ कि 2 में से एक काम हम सामान्य रूप से करते हैं। या तो हम अपने को जस्टिफाई करते हैं या हम बताना शुरू करते हैं कि तुम कौन से ठीक नहीं। अच्छा, फिर जब हम बताना शुरू करते हैं तुम कौन से ठीक नहीं हो ना, तो आज की घटना नहीं होगी, वो 5 साल पुरानी भी हो सकती, 10 साल पुरानी भी हो सकती, आपकी शादी के बाद के पहले दिन की भी घटना हो सकती, ठीक है, वो कोई भी घटना हो सकती। और कई बार तो बिल्कुल बेतुके डायरेक्शन में चलता है वो। मैं बार बार टीवी के उस जो है डिबेट के बारे में कहता रहता हूँ कि आप जैसे ही आज के दिन देश में कोई दंगा हो जाए और अगर कांग्रेस वाले सवाल पूछेंगे भाजपा वालों से कि ये दंगा क्यों हुआ, ये ठीक नहीं हुआ, कहेगा 84 याद है तुमको, 1984 पता है, 1947 पता है, किसकी सरकार थी तब, तुम हमको बता रहे हो कि हम दंगा करवाते हैं। अपना चरित्र देखे हो, 84 में कितने हजार लोग मर गए, 1947 में जो घाव हुआ है वो नहीं पता चल रहा है, तो अभी भी घूम घूम के इन राज्यों में देख लो। ये जो जवाब है ना, ये दूसरे के ऊपर रिएक्टिव होने वाला जवाब है। और कई बार तो ये इतने बेतुके होते हैं, मैं तो कुमार विश्वास का जोक सुनाता रहता हूँ बार बार कि और मैं पहले बता चुका हूँ, जिसकी जितनी बात मैं करूँ ना, मैं उतने हिस्से के लिए ही जिम्मेदार हूँ। उसको आगे पीछे लेके जाएंगे तो मैं किसी के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं हूँ। मुझे नहीं पता उस व्यक्ति का आगे का कुछ, पीछे का कुछ, उसकी लिखी हुई बाकी चीज़ों के बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता हूँ, तो मैं उस पर क्या करूँगा जी। ठीक है, मैं तो सिर्फ उस जोक को सुना रहा हूँ कि वो कहते हैं कि एक बार 2 लोग जा रहे थे साइकिल से, तो एक की साइकिल की चेन उतर गई। ठीक है, अब चलते हुए में चेन उतर जाए तो वो जितना इरिटेट नहीं हुआ उतना साथ वाला हुआ, क्योंकि उसकी तो चेन उतर नहीं रही है, तो रुक गया। दोबारा फिर उतर गई, तीबारा फिर उतर गई, तो उससे रहा नहीं गया दूसरे से। उसने कहा यार तुम्हारी साइकिल की चेन बार बार उतर रही है। उसने बड़े आराम से सुना, नज़र उठाई ऊपर और कहा तुम्हारी लड़की भी तो पिछले साल भाग गई दूसरे के साथ।
अब ये दोनों घटना का कोई कनेक्शन नहीं है एक दूसरे के साथ। लेकिन ये है क्या कि ये है कि तुम मेरा मोरल डाउन कर रहे हो, अभी मैं तुम्हारा मोरल डाउन करता हूं। तो बहुत बार जो हमारी जिंदगी के जवाब चल रहे होते हैं ना, वो जवाब ऐसे ही चल रहे होते हैं। जवाब ऐसे ही चल रहे होते हैं। रिएक्टिव होके जवाब देने का मतलब ये है। डिफेंसिव होके जवाब देने का मतलब है हम अपने को जस्टिफाई करने के लिए 20 कारण बताने लगते हैं। मेरा ये आशय नहीं था, मेरा ये तात्पर्य नहीं था, मैं ऐसा नहीं हूँ, तुमको देखने में चूक हो गई। ये जो सारा डिज़ाइन है ना, ये डिफेंसिव होके कहने वाला डिज़ाइन। एक और तीसरा डिज़ाइन कुछ लोगों में होता है, आजकल वैसे लोग कम हो गए हैं बट हैं अभी भी। वो ये होता है कि आप उनको अगर 10 बात कह दीजिए ना, तो अपने में डिप्रेशन में चले जाएंगे। हाँ मैं ऐसा ही हूँ, मैं वैसा ही हूँ, बाहर कुछ भी नहीं बोलेंगे ना आपको ना किसी को, लेकिन अपने अंदर अंदर ही दुखी और परेशान होते रहेंगे कि यार सचमुच मैं इतनी बेकार हूँ, मेरे से ये भी नहीं होता, मेरे से वो भी नहीं होता, मैं इतना भी नहीं कर पाता, मैं इतना भी नहीं कर पाती। ये एक और डिज़ाइन। इसमें से कोई भी डिज़ाइन से हम चल रहे हैं, हम बात को अपने ऊपर ले के सुन रहे हैं। हमको बात को अपने ऊपर ले के सुनने के बदले साइड होके सुनने की जरूरत है। और साइड होके सुनने की ही एक दृष्टि में कह रहा हूँ कि अगला जो कुछ भी कह रहा है वो बेसिकली अपना नीड एक्सप्रेस कर रहा है। पिछले दिन मैंने ये कहा था कि वो उसको हमसे मतलब नहीं है, उसको अपना नीड एक्सप्रेस करने से मतलब है, तो नीड सुना जाए। आज एक और दूसरी बात कह रहा हूँ कि वो जो कुछ भी हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा होता है, बेसिकली वो मेरे बारे में नहीं कह रहा होता है, बल्कि उसकी जो मान्यता मेरे बारे में बनी हुई है, ठीक, उसको व्यक्त कर रहा है, अपने भाव और विचार को व्यक्त कर रहा है, ना कि मेरा एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है। आप जब भी हमारे बारे में कुछ कहते हैं ना, तो आप बेसिकली अपनी मान्यता, भाव और विचार को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। इसीलिए एक आदमी हमको नालायक कहता है, दूसरा आदमी हमको महाविद्वान कहता है। ये दोनों सुनने को मिल जाएगा आपको समाज में अपने लिए। कुछ लोग होंगे जो आपको बहुत अच्छा कहते होंगे, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बेकार कहते होंगे। आप तो नहीं बदल जा रहे नहीं ये दोनों से। जो महानालायक कह रहा है आपको, तब भी आप वैसे ही हैं, और जो महाविद्वान कह रहा है आपको, तब भी आप वैसे ही। लेकिन भैया जब विद्वान कहते हैं तो बहुत भाव आते हैं कि मेरे बारे में कुछ पता चलता है। कि जब हम आपको सुनते हैं और आप हमारे बारे में कुछ कहते हैं, तो मुझे कभी ये नहीं लगता कि श्याम ऐसा है, ठीक है। हमको इतना ही पता चलता है कि श्याम के बारे में आप ऐसा मानते हैं। श्याम ऐसा है, जैसे ही हम सुनते हैं ना, हम जस्टिफाई करना शुरू कर देते हैं या रिएक्टिव होकर के आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये जैसे कोई मैनिपुलेट कर देता है किसी को, कोई जैसे हमारे बारे में किसी थर्ड पर्सन ने किसी को कुछ बताया, तो सही नहीं बताया, जैसे कोई हमारा होता ही है। तो फिर वो जब सामने आके कुछ कहता है, तो फिर तो कहने लगते हैं अरे ऐसा नहीं, उनके भाव मान लो ऐसे नहीं थे, इसलिए आपको ऐसा बताया। वही देखिए, अब उसको बताएंगे और बोलेंगे कैसे, वो तो हम बाद में आएंगे। अभी तो हम कह रहे हैं सुनेंगे कैसे। वो सुनते हुए ही हम अपने ऊपर लेके सुनते हैं ना, तो हम परेशान हो जाते हैं। हम अभी उस परेशानी से बचने की बात सबसे पहले कर रहे हैं, बोलना तो हम फिर करेंगे। सुनना ठीक होना जरूरी है ना। तो जब अगला कह रहा होता है ना, तो मैं ऐसा हूं या मैं ऐसी हूं सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे बारे में आपके विचार ऐसे हैं, इतना ही देखने की जरूरत है। फिर देखेंगे कि आपके विचार को बदलने का काम कैसे किया जाए, करेंगे हम। लेकिन उसको इस तरह से सुनने की जरूरत नहीं है कि मैं ऐसा नहीं हूं फिर भी तुम हमको ऐसा कैसे कह दिए। अरे भाई, अगला जो बोलेगा वो तो अपना ही समझ या मान्यता बोलेगा ना, अपने ही भाव या विचार को एक्सप्रेस करेगा ना। हम ही करते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने ही भाव की जो स्थिति है, अपने ही विचार की जो स्थिति है, अपने ही समझ या मान्यता की जो स्थिति है, हम उसी को तो एक्सप्रेस करते हैं।
तो अगला भी जब एक्सप्रेस कर रहा है तो बेसिकली अपनी समझ या मान्यता को बोल रहा है, अपने भाव विचार को बोल रहा है। उससे उतना ही देखा जाए ना, उसको अपने ऊपर लेके देखने की क्यों जरूरत है, और फिर उसको लेकर के रिएक्टिव या डिफेंसिव होने की जरूरत क्या है। बताएंगे फिर हम इसलिए नहीं बताएंगे कि हम रिएक्टिव या डिफेंसिव हैं, फिर हम इसलिए बताएंगे कि आपके विचार में बदलाव की जरूरत है, बताएंगे ना। लेकिन इसलिए नहीं बताएंगे कि हमको अपना इमेज ठीक करना है, हम इसलिए बताएंगे कि आपका विचार ठीक नहीं है, उसके ठीक होने में क्या कर सकते हैं। तो अब बाध्यता नहीं है मेरी आपको बताना, चॉइस है। सुनने की स्थिति में होंगे तो बताएंगे, नहीं सुनने की स्थिति में होंगे तो प्रतीक्षा करेंगे, जब थोड़ा नॉर्मल हो जाए तब बताएंगे। हमको पता ही है कि आप सुनने की स्थिति में नहीं है, तो हम बोल के क्या करेंगे। वो तो जब हम रिएक्टिव हो जाते हैं ना, तो हमसे रुका नहीं जाता है, फिर ना चाहते हुए भी हम बोलते ही हैं। पेशेंस का उपाय ये है, अपने ऊपर लेके सुनेंगे तो पेशेंस बहुत मुश्किल है। अपने को साइड करके सुनेंगे या तो सिर्फ उसकी नीड सुने उससे, वो भी अपने ऊपर लेके नहीं सुनना है। या ये देख सकें कि अगला जो कुछ भी बोल रहा है वो अपनी समझ या मान्यता को, अपने भाव विचार को एक्सप्रेस कर रहा है, ना कि मेरा रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है। हम जैसे ही मानते हैं ना कि मेरा रियल डिस्क्रिप्शन दे रहा है, हम डिफेंसिव हो जाते हैं या रिएक्टिव हो जाते हैं। साइड होके सुनने का ये मतलब है। उसको बहुत सामान्य उदाहरण से देखेंगे ना, कोई आपको गाली देता है तब आपको कैसा लगता है, ठीक है। कोई आपके बगल वाले राह चलते किसी दूसरे को गाली दे रहा होता है तब कैसा लगता है। दोनों का फर्क दिखता है। पहला अपने ऊपर लेके सुनना है, दूसरा साइड होके सुनना है। ऐसे सुनने की जरूरत है जैसे किसी और की बात हो रही है, कोई और कह रहा है। सुनने की जरूरत ऐसे है जैसे कोई और कह रहा है, किसी और की बात हो रही है। ये जो हम अपने ऊपर लेके सुनते रहते हैं ना, वो तकलीफ देता है जी। जी स्थित प्रज्ञ होना है वो तो आप तो ये जब अपने से ही कह रहा है तो अपने को साइड में करना वो बड़ी मुश्किल बात लगती है। अपने को साइड में करने का ही डिजाइन बता रहा हूं कि आप ही ये बात बताइए कि अगला, मैं जब कुछ बोलता हूं तो वो मेरे भाव विचार और मान्यता का डिस्क्रिप्शन होता है या अगले का रियल डिस्क्रिप्शन होता है। तो यही बात मैं कह रहा हूं, दूसरे के लिए देख लिया जाए ना कि वो जब बोल रहा है तो उससे हमको सिर्फ उसके भाव का, उसके विचार का, उसकी मान्यता का पता चलता है, ना कि उसको मैं अपना रियल डिस्क्रिप्शन मान के अपने ऊपर लेके सुनता हूं। बोल हमसे रहा है ये बात तो ठीक है, लेकिन बोल हमारी बात नहीं रहा है, बोल अपनी बात रहा है। हमसे तो बोल रहा है, बात सही है, लेकिन मेरी बात नहीं बोल रहा है, अपनी बात बोल रहा है। कि नहीं? ये दृष्टि बनती है हमारी ना, तब हम नेचुरल नॉर्मल रह पाते। दृष्टि नहीं बनेगी तो रिएक्टिव हो ही जाएंगे, और रिएक्टिव हो गए ना तब बोलना हमारी जरूरत हो जाती, हम चाह के भी नहीं रुक पाते। नॉर्मल है ना तब बोलना हमारी जरूरत नहीं है, फिर बोलना हमारा आपके लिए सहयोग है। हमको लगता है कि अभी आप सुन पाने की स्थिति में हैं तो हम सहयोग करते हैं, बोलते हैं। लगता है कि अभी आप खुद ही मरे हुए, उलझे हुए हैं, ठीक है, तो भाई आराम दिया जाए, थोड़ी देर बाद बात कर लेंगे। और क्या जी, क्या करेंगे। और ऐसे ही देखिएगा ना, तो ये नीड वाला तो बता ही दिया हूँ मैं, इसको अभी नहीं एक्सप्लेन करता हूँ। नीचे वाला भी बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी याद दिला देता हूँ कि सामने वाले में कोई निगेटिव इमोशंस हमको दिखाई देता है, क्रोध, विरोध, घृणा, ईर्ष्या, नफरत, कुछ भी दिखाई दे पाता है, तो सबसे पहले ये देखना महत्वपूर्ण है कि वो दुखी है, परेशान है।
और उसने अपना मेंटल एक्सीडेंट कर लिया है। कैसे पता चला ये बात? अपना ऑब्जर्वेशन करके कि मेरे अंदर एक, ये जो अपना ऑब्जर्वेशन है ना, आदमी के लिए समझने के लिए अपना ऑब्जर्वेशन ही सबसे फंडामेंटल चीज है, क्योंकि दूसरे के अंदर का हमको कुछ दिखाई नहीं देता है, अपने अंदर का सारा दिखाई देता है, इसलिए हम अपने को ऑब्जर्व कर सकते हैं। अपने लिए देखिए, एक क्षण के लिए भी हमारे अंदर विरोध आता है, अपमान आता है, क्रोध आता है, ईर्ष्या आती है, नफरत आती है, दूसरे को तो उसका पता बाद में चलता है। जिस क्षण से वो हमारे अंदर उठता है उसी क्षण से हमको परेशान करता रहता है। हम उस विरोध से, उस ईर्ष्या से, उस नफरत से, उस घृणा से, उस गुस्से से बाहर निकलना चाहते हैं। हम खुद ही उसमें बने नहीं रहना चाहते, हम खुद ही उसमें दुखी और परेशान रहते हैं। तो आप जैसे ही हमारे साथ विरोध पूर्वक अप्रोच करते हैं, अपमान पूर्वक अप्रोच करते हैं, हमको पहली चीज दिखाई देती है कि आपने अपने अंदर आग लगा लिया है और आप उसमें जल रहे। ये दृष्टि से जैसे ही हम किसी को देखते हैं ना, अब सहयोग कुछ कर पाएंगे हम कि नहीं कर पाएंगे वो बात की बात है, लेकिन हमको गुस्सा नहीं आएगा। अभी हमको लगता है कि अगला हमको परेशान करना चाहता है और परेशान करके मौज करेगा, ठीक, इंजॉय करेगा हमको परेशान करके। ये जो जगह है ना, वहाँ से रिएक्शन शुरू होता है। हमको ये दिखाई देता है कि अपमान करके, विरोध करके, घृणा करके आपने पहले अपने अंदर आग लगाया है और आप उसमें जल रहे हैं। आप अभी हमको एक्सप्रेस कर रहे हैं, जल तो आप पिछले 2 घंटे से रहे होंगे, 2 दिन से रहे होंगे, 5 दिन से रहे होंगे, क्योंकि हमको अपने लिए ये बात दिखाई देती है कि हम जब पलट के किसी को जवाब देते हैं ना, पहले एक सीमा तक कुछ दिन सहते हैं, ठीक, और जब बर्दाश्त के बाहर हो जाता है तब पलट के जवाब देते हैं। तो अगला भी अगर रिएक्टिव ढंग से हमको कुछ कह रहा है, इसका मतलब अपने अंदर तो वो एक निगेटिव स्टेट में लंबे समय तक रहा है, उस दुख को, उस पीड़ा को झेला है, उसकी दुख और उसकी पीड़ा दिखाई देती है ना, तो अपने अंदर करुणा आ सकता है, दया आ सकती है, विरोध आने का तो चांस ही नहीं रहता है, गुस्सा आने का चांस ही नहीं रहता है। ये समझे कि घायल अवस्था में तो होता है। एग्जैक्टली मानसिक रूप से एक्सीडेंट किया हुआ है। तो जो उदाहरण में कल परसों दे रहा था ना, हमारे आगे चलता हुआ स्कूटी एक्सीडेंट कर जाए, हमारे आगे चलती हुई कार एक्सीडेंट कर जाए, तो हम ब्रेक मारते कि हम भी जाके धक्का मारते? हम बढ़िया सेम साइड से एकदम बढ़िया ड्राइविंग कर रहे हैं, अगला रॉन्ग साइड से भी टकराने आ रहा है, हम अपनी गाड़ी हटाते हैं या हम कहते हैं हम तो राइट साइड में है, तुम रॉन्ग साइड से हो, तुम हटो, नहीं तो मैं तो नहीं हटूंगी? ऐसा तो नहीं सोचते ना, क्योंकि हमारी भी बिल्कुल सही है। ये आया समझ, एक आध बात भी समझ में आ जाए तो बहुत है जी जिंदगी बदलने की। हम तो टकराते ही आ रहे थे, तुम कहीं से भी आओ हम तो टकराएंगे। वही कह रहा हूँ, इस डिजाइन से चलते हैं तो दिख रहा है ना कि हम घायल हो रहे हैं और घायल कर रहे हैं। बिल्कुल भैया, यही स्थिति है। अभ्यास पूर्वक एक बार समझ में आ जाए कि जिस रास्ते से चल रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो अभ्यास पूर्वक, प्रयास पूर्वक रास्ता बदल लेने की जरूरत है। पता ही है हमको कि रास्ता बदले हैं ना, तो ये नया रास्ता बार बार स्लिप होगा ही, चूकेगा ही, लेकिन प्रयास करके धीरे धीरे मेहनत करते रहते हैं तो एक समय में जाके बाहर निकल जाते हैं। जया जी देख रही हैं पीछे मुड़ के कि श्रीमान जी कहाँ गए। मैं इनको कह रहा हूँ कि श्रीमान जी ये चाह रहे हैं कि आप समझ जाएं, क्योंकि समझ। एक बार मेरी माँ ने भाई से कहा कि तुम लोग ना मेरा खून पीते रहते हो, तो उसने बोला माँ मेरे को कहीं स्ट्रॉ तो नजर ही नहीं आती, कैसे पिया? सही बात है। जैसे मैं वैम्पायर नहीं। ये जो आपने कहा ना, नहीं हूँ, नहीं बता रहा हूँ, जब अगला आपको वैम्पायर बोले ना, तब ये समझने की जरूरत है कि अगला अपनी मान्यता व्यक्त कर रहा है, ना कि हमको वैम्पायर कह रहा है। तो उससे रिएक्शन नहीं होगा।
सुनने का आर्ट पकड़ में आया तो हम बोलने पे बढ़ेंगे आगे। हाँ, आराम से दे दीजिए इनको। तो ये जैसे सुनने की बात हो रही है यहाँ पे, तो सुनना एक तो ये है जो मैं फर्स्ट टाइम किसी से मिल रही हूँ, मेरी पुरानी कुछ बैकग्राउंड नहीं है और मैं सही को समझना चाहते हैं, ये पूरा जो है उस सीक्वेंस से मिल रही हूँ। कई बार ये ऐसा होता है कि किसी के साथ दुर्घटना मिली है तो उनसे फिर मिलो तो फिर कैसे, मतलब वो बैकग्राउंड कैसे हटेगा? जो दुर्घटना हमको पीछे दिखाई दे रही है उस व्यक्ति के लिए भी हम ये बात देख सकते हैं कि नहीं, कि मूल में वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना सुख चाहता है, हमारा सुख चाहता है। अगर इस पर उत्तर आपका है कि नहीं देख सकते हैं, तो मेरा उत्तर होगा कि पलट के अपना निरीक्षण बार बार किया जाए। अपने निरीक्षण से ये बात दिखनी शुरू हो जाएगी कि मैं सही समझना चाहती हूँ, सही जीना चाहती हूँ, अपना सुख चाहती हूँ, दूसरे का सुख चाहती हूँ। ठीक है, उसको जनरलाइज करने की बात है कि मानव ऐसा चाहता है। अगर दिखता है ये बात तो हाँ, नहीं दिखता है तब तो ये होमवर्क मैंने बता दिया। अगर ये बात दिखता है तो उस पर ध्यान को बनाए रखते हुए ये जो स्मृति उठ रही है ना, उठने दें उसको, बट उस फंडामेंटल नेचर पर तो ध्यान बना के रखें। फिर उसके साथ जब कार्यक्रम बनाने जाते हैं, अगर वो फंडामेंटल नेचर पर ध्यान बना हुआ है ना, तो ये जो सारा पुराना उठता है उसमें हम उसका नीड आइडेंटिफाई करने का काम कर पाते हैं। ठीक है, कि नीड क्या थी उसकी। ठीक है, उस नीड को ध्यान में रख करके और अपनी नीड को ध्यान में रख करके हम आगे की स्ट्रेटजी डिजाइन करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ये पकड़ में आया जो मैं कह रहा हूं जी? ये जो नीड है, इसको नीड करने के लिए हमने मतलब कहाँ चूक हो जाती है कि हम नीड को, पहले तो नीड आइडेंटिफाई होने में हमारे तकलीफ है कि हम नीड को महसूस नहीं कर पाते, और यदि नीड को महसूस भी कर लिया, उसको एविडेंटली बता भी दिया, तो ज़्यादातर फिजिकल नीड भी हो सकती है, वस्तु मूलक नीड भी हो सकती है, लेकिन जो इंटरनल नीड है, खास करके मैं समझ रहा हूँ जो मुख्य रूप से बात कर रहे हैं सम्मान की है, या मुझे नहीं सुनना है, या मुझे इग्नोर करना है, या मेरी बात को नहीं मानना है, या मुझे जो है स्थान नहीं लेना है, तो मुझे लगता है कि 32 वर्ष मेरे शिक्षा जगत में हो चुके हैं, अभी तक ये सब्जेक्ट ही नहीं आया, और ये बड़ी भारी मिसिंग लिंक हो गई है जो विद्या में ये प्रकाशित हो रही है, और पूरे जगत की नीड है। एक बड़ा गैप तो है। वाणी से जो हमारा जो इमोशनल क्षेत्र है पूरा का पूरा खाली ने खड़ा होता है। हम पहली बात अपनी स्मृति में ये ला सकें कि वो सही समझना चाहता है, सही जीना चाहता है, अपना शुभ चाहता है, मेरा शुभ चाहता है, ये ला सकें स्मृति में। ये अगर आ जाएगा ना कि मेरा शुभ चाहता है, तो शिकायत बंद होगी अगले से। फिर जो पुरानी स्मृतियां उभर आती हैं कि उसने ये ठीक नहीं किया, उसने ये ठीक नहीं किया, मेरा ये ठीक नहीं हुआ, वो ठीक नहीं हुआ, ये ठीक नहीं होने का कारण क्या पहचानते हैं? उसके दुर्व्यवहार को कारण पहचानते हैं, या मुझे वास्तविकताओं की ठीक ठीक समझ नहीं थी, मैंने उस पर अपने ध्यान को नहीं बना के रखा, इसको कारण के रूप में पहचानते हैं। दूसरे वाले को पहचानेंगे तो पुरानी स्मृतियों की जो शिकायत थी वो खत्म होनी शुरू हो जाएगी। तो ये मैं कह रहा हूँ कि अगर दुख के कारण को पुरानी स्मृतियां जब उभरती हैं, उसका जो दुख दिखाई देता है, उस दुख का कारण क्या पहचानते हैं? अगले का दुर्व्यवहार दुख का कारण है, या मेरी समझ की कमी थी, मैंने वास्तविकता को ठीक ठीक समझ के उस पर ध्यान को नहीं बना के रखा, ये कारण। दूसरी भाषा में कहूँ तो अगले ने जो कुछ भी कहा, मैं उससे उसकी नीड को नहीं सुन करके
बाकी सारा जो साइड मटेरियल था उसको सुन लिया, ये मेरे दुख का कारण था, या अगले ने तकलीफ देह बात बोल दी, ये मेरे दुख का कारण था। तो अगले का तकलीफ देह बात बोलना दुख का कारण नहीं है, मूल कारण नहीं है। दुख का मूल कारण तो यह है कि हम फिल्टर आउट करके उसकी नीड को सुनने के बदले बाकी सारे कचरे को उठा के अपने घर ले आए। अगर वो काम हम नहीं किए होते तो आप कितना भी कचरा फेंके होते मेरे घर के बाहर होता, ना कि मेरे घर के अंदर। नहीं क्या? पुरानी स्मृतियों को रिजॉल्व करने का सबसे सरल उपाय है, सबसे सरल उपाय। इतना ही कह रहा हूं। यहाँ थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए थी मुझे। अपना कल स्टार्ट इससे हुआ था कि कम्युनिकेशन या सुनने का जो रिक्वायरमेंट है या जो कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश होता है उसका मेन ये है कि सामने वाला अपना कुछ नीड कहना चाहता है, उसके साथ साथ बहुत कुछ बोल देता है विचार वगैरह, और नीड को पकड़ना है अपने को, उसकी फीलिंग को पकड़ना है। पूरी कन्वर्सेशन में सुनने का मेन चीज़ है, दो चीज़ों को पकड़ना। कल तक तो बात ठीक थी, लेकिन आज जैसे आप ये कह रहे हैं कि उसकी जो फीलिंग है और उसकी जो मान्यता है उसको अपन ये समझे कि वो उसकी है, मेरी नहीं है, उसको अलग करके सुने। तो फर्स्ट पॉइंट में तो मैंने ये पकड़ा कि वो जो नीड और फीलिंग है वो मेरे से एक्सप्रेस करना चाह रहा है, पर है तो उसी की ना कि मेरी। बट वो एक काइंड ऑफ इन बिटवीन है ना, वो दोनों की, वो उसके तरफ से मेरे लिए है। उसको मैं ऐसे कह रहा हूँ कि उससे हमको उसकी नीड का पता चल जाता है, अपनी नीड का पता हमको अपने को देख के चल जाता है, और ये दोनों नीड को कैसे पूरा कर सकते हैं उसकी स्ट्रेटजी को हम डिजाइन करते हैं। भाषा ये दे रहे हैं, आप उस भाषा को जैसे भी पकड़ लीजिए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज बैरियर नहीं है बहुत बड़ा। हम इतना ही कह रहे हैं कि उसको सुन करके उसकी नीड का पता चल गया। वो नीड मेरे से है, ये जो जोड़ रहे हैं ना, ये सेकेंडरी है। ठीक है, ठीक है, हम घर में हैं, हम पूरा करने को सोच सकते हैं, ठीक है, बट बेसिकली ये उसकी नीड है। ऐसे ही हमारी कुछ नीड है। परिवार के रूप में जब हम साथ जीते हैं तो हम इस दोनों नीड को कॉमनली कैसे पूरा कर सकते हैं, उसके लिए हम स्ट्रेटजी डिजाइन करने का काम करेंगे। ये बात कह रहे हैं। उसकी जो फीलिंग है कम्युनिकेशन के टाइम में, उसकी जो नीड है वो उसको सेपरेट रखना है, और अपनी जो नीड है उसको सेपरेट रखना है। जी जी जी, तो सेपरेट है ही, है ही, कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो पाए। हाँ है ही। अपने पर लेके जैसे ही सुनेंगे ना, शिकायत सुनाई देता है जी। अगला तो बोलना सीखा नहीं है ना भी, या तो अगला बोलना सीख ले इतना अच्छा, नहीं तो जैसे ही अपने ऊपर लेके सुनेंगे शिकायत सुनाई देगा, ब्लेम सुनाई देगा, विरोध सुनाई देगा, अपने लिए निगेटिव वो सुनाई देगा। थोड़ी देर आप उसको सुनेंगे, थोड़ी देर के बाद आपका भी टेम्परेचर हाई हो जाएगा, फिर जवाब देना शुरू कर देंगे। कभी वो जवाब हम बाहर देते हैं, कभी वो जवाब हम अंदर देते हैं। बाहर जवाब दें कि अंदर जवाब दें, अपना दुख तो पक्का है, अपना दुख तो पक्का है। जी माइक प्लीज। तो सामने रख के फिल्टर आउट करके सुनने का अभ्यास ही है बेसिकली। वही, और ये भी समझ में आता है ना कि खुद को सामने में रख के सुनते हैं तो चोट लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब ये सामने वाले की उस स्टेटमेंट में से नीड निकालना, तो ये भी एक थोड़ा सा वो डिफिकल्ट टास्क लग रहा है कि कैसे सही नीड हम आइडेंटिफाई कर पाए उसमें से, और हमने कुछ आइडेंटिफाई भी कर लिया तो वही नीड है या हमने कुछ और ही आइडेंटिफाई कर लिया। देखिए, अगर वो अभी नहीं भी हो रहा है ना, तो भी इतना देख सकें कि नकारात्मक भाव मेरे लिए नहीं है बल्कि उसका अपना भाव विचार है, तो कम से कम हम दुखी तो नहीं होंगे। अगर हम नीड आइडेंटिफाई नहीं भी कर पा रहे हैं, दुखी तो नहीं होंगे ना। वो स्टेट पहले ठीक करना जरूरी है, नहीं तो हम ही बिगड़ जाते हैं, हमारा ही मानसिक संतुलन खो जाता है। वो ठीक कर ले, फिर उसके बाद नीड आइडेंटिफाई किए ना, एकदम सिंपल तरीका होता है। आप सारे गुस्से से 20 बार हमको बताएंगे ना, और अगर हमको कोई नीड गेस हुआ, हम एकदम सिंपल पूछेंगे, आप यही चाहते हैं ना?
आप इसी जरूरत के लिए बोल रहे हैं ना। अगर राइट गेस हो गया तो अगला कहेगा हाँ तुमको सुनाई नहीं दे रहा है इतनी देर से क्या, ठीक है। और अगर होगा नहीं, कहेगा नहीं हम ये चाहते हैं, दूसरी बार हम पता चल जाएगा, दोनों तरफ से बता दें। और क्या। इतना सिंपल तरीका है उसको करने का। इसीलिए स्ट्रेटजी, ये बात अच्छी है कि स्ट्रेटजी ढूंढने के पहले ना जो नीड हम अगले की गेस करते हैं ना उसको रिकन्फर्म कर लेना बनता है अगले से, ताकि पक्का हो जाए कि नीड रिकन्फर्म हो गया है कि हाँ यही तुम्हारा नीड है। फिर हम स्ट्रेटजी ढूंढने का काम करेंगे। ये नीड रिकन्फर्म किया जा सकता है अगले से। आप जैसे ही कहते हो, वो नाराज से नाराज भी होगा तो कहेगा अब जाके सुनाई पड़ गया ना कम से कम तुमको, ठीक है। कहते कहते तो 3 साल गुजर गए, भगवान करे किसी दिन तो सुना तुमने, अब कर भी देना पूरा। और क्या कहेगा जी। आप ये सबको फिल्टर आउट करके सुनिए कि वो कह रहा है हाँ, आप ये बाकी सब मत सुनिए। बाकी सब सुन लेंगे तो तकलीफ बढ़ जाएगी जी। फिल्टर आउट करके सुनने का मतलब यही है कि वो कह रहा है हाँ। और फैक्ट भी तो यही है ना जी, मैं कोई गलत बात नहीं कह रहा हूं। आप भी जब इतना सब कहते हैं तो मतलब क्या होता है, मतलब तो यही होता है कि हाँ मेरी नीड यही है, तुमने ठीक गेस किया है। हमारा सबका अभ्यास हो गया है जी, बहुत सारे साइड मटेरियल के साथ बोलने का अभ्यास हो गया है। तो सुनने के इसमें तो हो गया, अब बोलते नहीं आना चाहिए। बोलने को अब एक एक स्टेप करके कर देता हूँ। किसी का भी हम ध्यान दिलाना चाहते हैं ना, तो पहला जगह यह है कि हम शिकायत से, विरोध से, घृणा से मुक्त हो। शिकायत के साथ, विरोध के साथ, घृणा के साथ कोई ध्यान आकर्षण नहीं होता। उसके साथ तो सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी शिकायत निकाल लेते हैं, हम अपना विरोध निकाल लेते हैं, हम अपनी घृणा एक्सप्रेस कर लेते हैं। इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं सकता है। जिस बर्तन में दूध भरा हो उसमें कहीं से भी छेद करिए दूध ही निकलेगा। जिस बर्तन में पानी भरा हो कहीं से भी छेद करिए पानी ही निकलेगा। हमारी एक दीदी ने हमको थोड़े दिन पहले एक मैसेज भेजा कि भैया गन्ने की तरह बनना, आदमी चाहे चूसे कि निचोरे कि पीटे निकले उसमें से मीठा रस ही। तो अंदर अगर शिकायत है, विरोध है, घृणा है ना, तो कितना भी कुछ करेंगे निकलेगा वो शिकायत ही, विरोध ही, घृणा ही। ऐसे ही अंदर अगर स्नेह एक बार भरने लगता है ना, तो आप किसी भी तरह से उसको अप्रोच करने जाएंगे, ये बात सही है कि एक्सप्रेस तो स्नेह ही होगा उसमें से, अन्यथा हो नहीं सकता, क्योंकि जो है वही तो बाहर निकलेगा। अगर गुस्सा है नहीं हमारे अंदर, विरोध है नहीं हमारे अंदर, घृणा है नहीं हमारे अंदर, निकलेगी कैसे? वो अगर निकलती है तो इसका मतलब है कि है। पूरा मिला के तो यही काम करना है ना, कि गंदे में से नहीं तो नहीं निकल गई। बिल्कुल। और किसी एक लेवल पर वो ठीक होना शुरू हो जाता है। एक तो ये होता है। दूसरा ये होता है कि हमारी भाषा से जो अगला घायल हो जाता है, घायल होके पलट के कुछ हमको कह देता है, उससे जो हम रिएक्टिव हो जाते हैं उससे हम बच जाते हैं, क्योंकि अब मेरी भाषा ठीक हो गई है, ठीक है। तो उसके साथ आपका रिएक्शन नहीं होगा। आपका रिएक्शन नहीं होगा तो आपके रिएक्शन के कारण जो मेरा खून खौल जाता था वो संभावना ही नहीं बनेगी। अब तो ये टू वे काम करता है, भाव से भी भाषा, भाषा से भी। एग्जैक्टली करता ही है, करता ही है। तो हम सिर्फ भाषा से भाव को ठीक करने पे काम नहीं कर रहे हैं, हम तो अस्तित्व सहज मूलभूत सच्चाई से भाव को ठीक करने का बेसिक काम कर रहे हैं। बट उसके साथ उसको नीचे से, विचार से, भाषा से भी सपोर्ट दे रहे हैं। वे दोनों तरफ से सपोर्ट दे दें, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से किसी को ध्यान आकर्षण कराना चाहते हैं ना, तो स्वयं का जीना ठीक होना जरूरी है। ये भरोसा होना कि अगला सही को समझना चाहता है, जीना चाहता है, समझ सकता है, ये भरोसा होना जरूरी है।
ये भरोसा अगर नहीं होगा ना तो 2 बार 3 बार हम कुछ बोलेंगे, चौथी बार हम उबल पड़ेंगे कि तुमको इतनी देर से कह रहे हैं सुना ही नहीं देता, इतनी देर में तो गधे भी समझ लेते, तुमको क्यों नहीं समझ में आ रहा। ये जो डिजाइन है ना, ये बेसिक बात टूट जाता है तब होता है। ऐसे ही अगला भी ऑब्जर्व कर सकता है, चीजों को ठीक ठीक समझ सकता है। इस बात पर भरोसा होने से हम समझने समझाने की प्रक्रिया में जाते हैं। हमको अगर लगे कि आपकी बुद्धि ही इतनी नहीं है कि आप समझ सकते हैं, तो फिर बात ही नहीं शुरू होती आगे। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आपको बिना बताए, आपसे छुपा करके सारे काम करना शुरू करते हैं। घूम फिर के जैसे ही आपको पता चल जाता है, वो आपको हमारे प्रति अविश्वास से भर देता है। फिर आगे कहते हैं परिवार नहीं चल रहा है, चलेगा कैसे जी? आप 4 चीज हमको छुपा के करोगे, कल हमको पता चलेगा तो हमारा विश्वास होगा आपके ऊपर कि अविश्वास होगा? अच्छा, एक बार अविश्वास हो गया ना, फिर आप चाहे ठीक करो चाहे खराब करो, हम देखते तो शंका की नज़र से, और शंका की नज़र से देखेंगे तो अच्छी चीज भी बहुत संभावना है कि खराब ही दिखे। ऐसे ही एक बात, ये 2-3 बातें जो नीचे की है ना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अगला भी जो व्यक्ति है ना, उसके अपने डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशंस हैं। कल्पनाशील होने का मतलब उसका अपना डिजायर थॉट एक्सपेक्टेशन है कुछ। कर्म स्वतंत्र होने का मतलब वो भी अपने हिसाब से डिसीजन लेता है क्या करें क्या नहीं करें, गुलाम नहीं है हमारा, ये समझना जरूरी है। इसलिए दूसरे को जो अपने हिसाब से चलाने की प्रवृत्ति है अगर हमारी ना, तो वो प्रवृत्ति ही अपने आप में गलत है, क्योंकि इसका मतलब हम दूसरे को एक स्वतंत्र इकाई नहीं मान रहे। हम दूसरे की कल्पनाशीलता का, कर्म स्वतंत्रता का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, उसको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यहाँ एक व्यक्ति किसी का गुलाम नहीं बनना चाहता है तो पूरे देश के ढेर गुलाम बने हुए। बिल्कुल ठीक है। तो कितनी बड़ी मतलब ये समस्या हमारे बिजनौर में जो डॉक्टर रण सिंह आर्य जी हैं, वो हर बार ये बात कहते हैं कि जिसको हर आदमी चाहता है वो हो नहीं रहा, जिसको कोई नहीं चाहता है वही फले फूले जा रहा है। इससे बड़ी आयरनी विडंबना क्या हो सकती समाज की, कि जिसको कोई नहीं चाहता वो हो रहा है, जिसको सब चाहते हैं वो कहीं नहीं होता हुआ दिखाई देता है। तो दुर्भाग्य तो हम सबका वो है ही जी। लेकिन अब मुद्दा यही है कि उस दुर्भाग्य का रोना रोए कि उसके बीच में से रास्ता निकाल के आगे बढ़े। वो किसी का माइक दे दीजिए, किसी का एक पुराना कोट है कि हम गरीब पैदा हुए थे इसमें हमारा दोष नहीं है, लेकिन हम गरीब मरेंगे तो इसमें हमारा दोष है। तो हमको शिक्षा संस्कार बचपन से ठीक नहीं मिला, ना समझी पूर्वक पैदा हुए, ये तो ठीक है, लेकिन उसी नासमझी के साथ अगर हम मरेंगे तब तो हम भी जिम्मेदार हैं जी। हमको बचपन में ठीक शिक्षा संस्कार नहीं मिला, इसके लिए तो हम जिम्मेदार नहीं हैं, लेकिन आज मिल रहा है और उस पर हम काम नहीं करें तो मरते समय अगर हम समझदार जिम्मेदार नहीं हैं तो हम भी जिम्मेदार हैं, ये समझना जरूरी है। जी दीदी। सर भैया ये बोला, और वो कभी नहीं कहते थे कि मेरे पैसे कहाँ गए, वो समझ जाते थे कि हमने रख लिए, और बहुत मतलब वो उनको कोई परेशानी नहीं होती। और आज जब हम खुद जॉब करने लगे तो हमने बिल्कुल नहीं ली हुई थी, लेकिन आज भी कभी ऐसा लगता है कि वो आनंद जो होता था उनके जेब से पैसे चुराने वो कभी कभार आज भी हम उठा लें, लेकिन अब मुझे लगता है कि तो इसमें मतलब वो ये समझ रहे थे कि हम सही सही समझना चाहते हैं और जीना चाहते हैं। वो जब आप ले रहे थे ना, की जरूरत इसको भी पड़ती है, मेरे हाथ में तो रहता है तो मैं 20 काम कर लेता हूँ, इसको जरूरत पड़ेगी तो कहाँ से लेगी। ये दिखाई देता है, इसलिए तकलीफ नहीं होती है लेने में। ये दिखाई देता है किसी लेवल पर, इसलिए तकलीफ नहीं होती। नहीं, वो ये पूछ रही है, मुझे
इतना आनंद आता था वो आनंद। और वो पैसे मतलब एक अच्छी घर के लिए ही खर्च करते हैं। शायद ठीक बात, ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी कारण हो सकता है। लेकिन सर वो एक अलग देखिए, बात भी लेना मजा आता है। हमसे अगर पूछेंगे ना, तो मैं तो परिवार की उस व्यवस्था में भरोसा रखता हूँ जहाँ बिना मांगे मिल सके। मैं तो उस भरोसे पे चलता हूँ जी, कि भाई हमको आपकी ज़रूरत समझ में आती है तो बिना मांगे हम आपको उपलब्ध करा देते हैं। ठीक है, भैया बिना मांगे तो मिलते हैं, साथ में वो भी ले लेते हैं। वही उसका मतलब इतना ही है कि बिना मांगे जो मिलते थे वो पर्याप्त नहीं थे। उसका मतलब इतना ही है, पर्याप्त नहीं थे। तो नोटबंदी में पता चला था औरतों ने कितने पैसे निकाले थे। वो बुरे वक्त के लिए छुपा के रखे जाते थे। ठीक बात है ना, कैपेसिटी है। हम जो चाहेंगे कि पूरी तरह से वो हमारे हिसाब से चले, चाहे बेटा हो, चाहे बेटी हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, चाहे माँ बाप हो, ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? ये सोचने का मतलब ही होता है कि हम अगले की कल्पनाशीलता, कर्म स्वतंत्रता को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, वैल्यू नहीं दे रहे। खूब होता है। कर्म स्वतंत्रता का विकास इस रूप में होता है कि फिर हम सही निर्णय ही लेते हैं, गलत नहीं लेते हैं। कल्पनाशीलता का विकास इस रूप में होता है कि इच्छा विचार आशा अंततो गत्वा सहअस्तित्व को प्रमाणित करने के अर्थ में, जीने के अर्थ में लगी रहती है। ये जो छोटे छोटे मुद्दों में हम अभी उलझ गए हैं ना, ये परिमार्जन हुआ जी, इसका जो एक्सटेंशन है, जैसे एक बच्चा है तो उसकी कल्पना उतनी रहती है जितना कि एक 70-80 साल का पोटेंशियल वाइज उतना ही रहता है, विस्तार में कमी रहती है कि जिसने सिर्फ घर देखा है वो घर के राउंड घूमता है, जिसने समाज देख लिया है वो समाज के राउंड भी घूम लेता है। बट पोटेंशियल आप पूछेंगे तो कंटिन्यूअस दोनों में चल रहा है, एक छोटे बच्चे में भी, एक बड़े में भी। फर्क इतना है कि एक खिलौने के इर्द गिर्द घूम रहा है, ठीक है, दूसरा अपने पद, धन, पैसा और उसके पीछे घूम रहा है। अगली बात जो लिखी है ना, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि हमको अपने में ये दिखना जरूरी है कि हमारे में जो बदलाव होता है ना, समझने में जितना जितना बदलाव होता है उसी हिसाब से हम जीने में बदलाव कर पाते हैं। अगर हम किसी दिन मल्टीनेशनल में जॉब कर रहे थे और आज जॉब नहीं कर रहे तो हमारे दृष्टि में कुछ बदलाव हुआ होगा, इसीलिए तो हम कल बच्चे को डांटते थे, आज नहीं डांटते हैं, हमारी दृष्टि में कोई बदलाव हुआ होगा, इसीलिए तो हम कल चीखते थे, गुस्सा करते थे, चिल्लाते थे, आज नहीं चिल्लाते हैं, क्योंकि हमारी दृष्टि में कोई बदलाव हुआ तब तो, हमारे समझने में कोई नई बात आई तब तो। ये अगर अपने लिए ये बात दिखता है कि समझने के आधार पर ही जीने में बदलाव होता है, तो अगर आप दूसरे के जीने में बदलाव चाहते हैं तो व्यवहार कार्य में बदलाव से शुरू करेंगे या समझने में सहयोग करने से शुरू करेंगे? तो ये पकड़ना जरूरी है कि अगले में भी बदलाव तभी होगा जब वो चीज़ों को ठीक ठीक देख पाएगा, समझ पाएगा। और प्रक्रियाएं अपना समय लेती है। जब भी हड़बड़ी लगे ना कि अगले को 3 दिन से कह रहे हैं, 15 दिन से कह रहे हैं, 6 महीना से कह रहे हैं, नहीं बदल रहा है, तो अपना पहला वर्कशॉप याद करने की जरूरत है कि कितने दिन से ये कहा जा रहा है कि सुविधा और संवेदना में सुख नहीं है। ये याद करने की जरूरत है। दूसरे के लिए तो बहुत आसान है जी। कर्म स्वतंत्र का ही मतलब कि सामने वाला अपना कर्म करने के लिए स्वतंत्र है ही ना जी। लेकिन लेता कहाँ है? वही वास्तव में यह है कि वो अनेक दबाव प्रभाव के बीच में वो कुछ निर्णय लेता है, बट लेता तो है ही। एक बच्चे को भी देखिए, अगर वो खेलना चाह रहा हो और आप उसको पकड़ के रोक लीजिए, वो चिल्लाना शुरू कर देगा। वो लेटा हुआ है, उसको भी पकड़ के कोई दूसरा व्यक्ति जाके उठा भर लीजिए, देखिए वो क्या करता है। लेकिन भैया लेडीज को तो बहुत सारी कर्म स्वतंत्रता नहीं देती। उसकी शिकायत होती है कि नहीं होती है? सुनी भी नहीं जाती। ये डबल तकलीफ है कि शिकायत भी है, कोई सुनने वाला भी नहीं है। नहीं मतलब अपने स्तर पर तो महसूस नहीं है। ठीक कह रहे हैं। बहुत सारा सर मतलब पढ़ने की स्वतंत्रता, नौकरी करने की स्वतंत्रता,
वही कह रहे हैं, दूसरे ने हमको उसके लिए अवसर नहीं दिया, यहाँ तक तो दूसरा जिम्मेदार था। हम आगे किसी को अवसर नहीं दे रहे हैं और हम भी उस परिस्थिति को बदलने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो हम भी जिम्मेदार हैं। ये दूसरी जगह पर काम होने की जरूरत है कि हमको अवसर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम अपने बच्चे बच्चियों को अवसर देते कि नहीं, हम अपने बहू बेटियों को अवसर देते कि नहीं, हम समाज में दूसरा कोई कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन, अवसर, संरक्षण देते कि नहीं, ये मुद्दा है। और समाज की शिक्षा व्यवस्था बदले उसके लिए हम एफर्ट कर रहे कि नहीं, लोगों के सोचने जीने नज़रिए का डिज़ाइन बदले उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, यहाँ अपनी जिम्मेदारी शुरू होती है। 3 स्टेटमेंट एकदम सिंपल है। पहला ये कि हमको आपके साथ संवाद की आवश्यकता महसूस होती है, ठीक है। दूसरा ये हमने नीड बता दिया। दूसरा ये कि इस आवश्यकता के पूरा नहीं होने से मुझे पीड़ा होती है, तकलीफ होती है, परेशानी होती है, घुटन महसूस होती है, ठीक। और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं मैनिपुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा हूँ, जो हकीकत है वही बोल रहा हूँ। तीसरा स्टेटमेंट 2 में से एक हो सकता है, या तो पूछिए कि बताइए हमको क्या करना चाहिए, या रिक्वेस्ट करिए कि क्या हम लोग थोड़ी देर के लिए वीक में संवाद कर सकते हैं, 15 मिनट के लिए वीक में संवाद कर सकते हैं। या तो ये रिक्वेस्ट करिए, या एकदम सिंपल पूछिए, बताइए क्या कर सकते हैं। इतना ही कर रहा हूँ जी मैं, तो आप करके देखिए ना किसी के भी साथ। हम तो लाइव खड़े हैं बात करने को, करके देखिए ना। ये 3 लाइन में कम्युनिकेशन का जो सारा आइस बना हुआ है वो मेल्ट होता कि नहीं। आप अपने लिए इसको पलट के देखिए कि आपका कम्युनिकेशन किसी के साथ ब्रेक है और अगला अगर ये अप्रोच करे, आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? ये पकड़ेंगे ना तो दिखाई देगा, ठीक है। नर्वस हो जाएंगे, हुआ क्या, ठीक है, हो भी सकता है। फिर क्या करेंगे आप? इतना सिंपल है। और अगर उसमें एक स्टेप और है, अगर गुस्सा भरा होगा बहुत सारा ना, तो 2-4 लाइन गुस्सा बताएंगे, ठीक है। वही हो सकता है रख के बताएं। मैं तो कहता हूँ बहुत गुस्सा भी आप बोल देंगे ना, तो हम उसको इतना ही सुनेंगे कि आपके अंदर नाराजगी है, क्योंकि अगर कोई आवश्यकता हमको पता है तो हम बताएंगे कि आपकी ये आवश्यकता पूरी नहीं हुई। नहीं तो सिंपल पूछ लीजिए ना, आपकी बातों में मुझे बहुत नाराजगी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि आपकी कोई आवश्यकता पूरी नहीं हुई है, आप बताना चाहेंगे कि क्या मिस रह गया? कुछ नहीं पता चल रहा हो तो भी आप स्टेटमेंट को सिंप्लीफाई करिए ना। और हम झूठ नहीं बोल रहे एक भी जगह, हम बहुत क्लियरली बता दें। हम ऐसा बात बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि जो नहीं है हम प्रिटेंड करें। हमारा कम्युनिकेशन यहाँ नहीं खरा है। आप एकदम सिंपल कहिए ना कि आपकी बातों से मुझे बहुत नाराजगी दिखाई दे रही है, ऐसा लगता है कि आपकी कोई ज़रूरत नहीं पूरी हुई है, थोड़ा हमको बताएंगे ताकि हम अपनी कुछ भागीदारी कर सकें। पूछ के तो देखिए, आपसे कोई पूछे तो आप क्या करेंगे उसके बाद? आप ही अपने में पलट के देखिए। आपसे आपका खूब कहीं कम्युनिकेशन क्लोज हो गया और कोई ऐसे रिस्पॉन्ड करे, आपको पूछे, क्या करेंगे? अच्छे से पूछेंगे तो कोई भी मान जाएगा, पर इतने अच्छी टोन में पूछते ही नहीं। इतना सिंपल सा बात है। फिर समझ में आना चाहिए ना कि समस्या अगले की नहीं है, समस्या मेरी है। किसी की बात को नहीं मानना क्या उसका अनादर है? जजमेंट नहीं है। ये जितने तरह से भी अभी हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ना, उसमें कहीं ब्लेमिंग नहीं है, उसमें कहीं जजमेंट नहीं है, उसमें कहीं अगले को कटघरे में खड़ा करके नहीं बात कर रहे हैं। एक लाइन बोलिए ना कटघरे में खड़ा करके, देखिए अभी क्या जवाब मिलता है। एक लाइन बस बोल के देखिए, हालत खराब हो जाए सर। तो वो नहीं है ना। फिर कम्युनिकेशन बहुत क्रिएटिव है, फिर बहुत क्रिएटिव है। तो अगर अगला कहे ना कि वर्कशॉप में जाके नया नाटक सीख लिए हो, एकदम सिंपल पूछने की जरूरत है, कहो तो पुराना नाटक शुरू कर दें। कम्युनिकेशन के बहुत क्रिएटिव डायमेंशंस ओपन हो सकते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन उसमें जजमेंट नहीं होगा, उसमें ब्लेमिंग नहीं होगी,
उसमें दूसरे को कटघरे में खड़ा करना नहीं होगा, उसमें क्रिएटिव विनोद तो हो सकता है, उसमें हास परिहास तो हो सकता है, उसमें मजाक तो हो सकता है, उसमें दूसरे को नीचा दिखाना नहीं होगा, उसमें दूसरे के ऊपर दोषारोपण नहीं होगा, उसमें अपनी गलतियों का ठिकरा अगले के सिर पर फोड़ने वाला एटीट्यूड नहीं होगा। वो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है, वो जरूरी है। और किसी को भी आप अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं ना, अपने फीलिंग और नीड को बताना सबसे बढ़िया तरीका है अगले तक पहुंचने का। अपनी फीलिंग बता के तो देखिए। इसीलिए भैया चाहे वो स्कूल लेवल हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो प्रोफेशनल लेवल का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, लेकिन मैं परिवार में ठीक होने का पहचान और प्रमाण ये मानता हूँ कि अगला भी कह सके कि हाँ श्याम तुम मेरे साथ ठीक जीते हो। हम तो वहाँ खड़े होकर बात करने को तैयार हैं। ये एक बात पूछना चाह रही जी। अपनी लाइफ से रिलेटेड है। जैसे ये होता है कि सामने वाला बहुत आवेशित अवस्था में है, अब उस समय मैं ये इंतजार करती हूँ कि ये शांत हो जाए, फिर उसमें एक दिन 2 दिन मैं सोचती रहती हूँ कि अब इस मुद्दे को उठाया जाए, लेकिन तीसरे और चौथे दिन बाद मैं भूल जाती हूँ कि अब क्या करना है बात करके। तो क्या ये सही है? वही सही है कि जगह मैं ये कहूँगा कि अगर बात करने की स्थिति ही नहीं है अगले की, तब 2 में से एक उपाय है, या तो वेट किया जाए या अपना कॉम्पिटेंस इतना इम्प्रूव किया जाए कि उस स्थिति में भी बात हो जाए। क्या होता है अगले के आवेश का स्तर, मैं एकदम सिंपल कहता हूँ, बीमारी जितनी अधिक होती है ना, वैद्य या डॉक्टर की एक्सपर्टीज उतनी ज़्यादा चाहिए होती है। सामान्य सर्दी बुखार का इलाज तो कोई भी बगल वाला डॉक्टर कर देगा, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन कराना हो तो फिर आप एक अच्छा सर्जन ढूंढते हैं जो कर सके उसको। तो छोटी मोटी बीमारियों की स्थिति में है, थोड़े मोरे आवेश में है, बहुत थोड़े अभ्यास से वो हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर बड़ी तकलीफ है कहीं और तब आप इंटरवीन करना चाहते हैं तो आपको अपने प्रिसाइजनेस को बढ़ाना होता है, ठीक है, बढ़ाना होता है। जहां आप अपने नीड को, अपने फीलिंग को, अपने ऑब्जर्वेशंस को शार्पली रख सकें, जिसमें थोड़ा भी अगले को स्पेस नहीं मिले। अगर थोड़ा भी स्पेस मिलेगा तो जितना ज़्यादा आवेश में है उतना ज़्यादा वो थोड़े से ही कमियों को पकड़ के उसी में उलझ जाएगा। लेकिन अगर पूरा परफेक्ट हो जाए हमारा थोड़े अभ्यास से, कुछ मुश्किल नहीं है जी, कितने भी आवेश में हो उससे बात हो सकती है। ये कोई अभ्यास ही तो नहीं है, उसमें ही ये लगता है ना कि कहीं मेरी बात अधूरी रह गई, फिर से कोई आवेश वाली स्थिति सामने वाले वो अभ्यास यहाँ करने की ज़रूरत है, यहाँ करने की ज़रूरत है। नहीं तो जितने आवेश में भी अगला अप्रोच करता है ना, एकदम सिंपल उसकी फीलिंग को गेस करने की ज़रूरत है, उसके नीड को गेस करने की ज़रूरत है और वो थ्रो कर दीजिए, ठीक है। आप अनकंफर्टेबल महसूस कर रहे हो, आप एंग्री महसूस कर रहे हो, आप डिस्ट्रेस महसूस कर रहे हो, आप होपलेस महसूस कर रहे हो, आप एनॉयड महसूस कर रहे हो, अगला बताइए 2 शब्द अगर पढ़े हैं तो। हमने 5 बोल दिए। यह फीलिंग का वोकेबलरी बढ़ाना पड़ेगा आपको, अन्यथा मुंह से कुछ नहीं निकलेगा। ऐसा भी नहीं है, हिंदी वाला भी आपको दे रखे हैं, पलट के देखिए तो सही। तो इंग्लिश यूज करने लगे हैं हम आज के दिन, तो फिर हम कर ही रहे हैं ना यूज जी, ठीक है। अगर इतनी कॉमन अंग्रेजी को हम यूज करने ही लगे हैं तो अंग्रेजी शब्द ही ले लीजिए ना, प्रॉब्लम क्या है उसमें, ठीक है। बट जो प्योर हिंदी वाले हैं वो यूज करते हैं इन सब शब्दों को, ऐसा भी नहीं है कि नहीं यूज करते। बच्चों का ये रहता है इमोशनल लाइफ पे हमको अपने को ठीक करने की जरूरत है, एज सिंपल एज दैट। उस पर आर्गुमेंट नहीं चलेगा, ठीक है। अगर ब्लैकमेल कर रहे हैं तो ठीक करने की जरूरत है, अगर नहीं कर रहे हैं ना तो एकदम सिंपल पूछ लेने की जरूरत है कि बेटा मैं परेशान होती हूँ तो क्या करूँ बता, पूछिए तो सही, देखिए ना क्या कहता है वो। मैं पूछने को बहुत बार पसंद इसलिए करता हूँ कि जो रिक्वेस्ट आप करने वाले हैं ना, बहुत पॉसिबिलिटी है कि पूछने पर वो वही सॉल्यूशन वो बता दे, वो अपनी तरफ से ऑफर कर दे। जैसे आप कहते हैं ना कि भाई संवाद की ज़रूरत है, मैं परेशान हो रही हूँ, आप रिक्वेस्ट करते हैं कि आधे घंटे का समय दे सकते क्या। ये रिक्वेस्ट के बिना भी आप पूछेंगे ना कि बताइए क्या करें, बहुत संभावना है कि अगला कह देगा आधा घंटा समय निकाल के हम लोग बात कर लेते।
बिना रिक्वेस्ट के आपको मिल सकता है जी, पूछने भर की बात है। अपने को एक नॉर्मल नेचुरल स्टेट में रख करके अपने नीड और फीलिंग को एक्सप्रेस करने की बात है। हम कहीं ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम कहीं जजमेंट नहीं कर रहे हैं, हम कहीं अगले को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहे हैं। अगला बहुत आवेश में अप्रोच करता है तो उसके फीलिंग और नीड को पहचान के रिपीट कर देने की जरूरत है। बस 10 मिनट से आप हमको कुछ बोलते हैं ना, हमारा आंसर एक लाइन का होगा, आपकी फीलिंग और आपकी नीड। दैट्स ऑल। हम उतना ही ब्रेक के पहले ये पॉइंट करके क्लोज करूंगा। अगले को बराबरी के स्तर पर रख के ही आज के दिन संवाद किया जा सकता है। आज के दिन तो जो बराबर वाले हैं वो तो बराबरी पे रख के करना ही होता है। जो आपसे छोटे भी हैं ना, ठीक है, वो भी अपने को छोटा मानने को तैयार नहीं है जी आज के दिन। तो आज के दिन तो उसको भी बराबरी के स्तर पे रख के ही संवाद करने की जरूरत है। और बराबरी पे रख के संवाद करने का मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि जब हम बात करने जाते हैं ना, एक बात और बता देता हूँ ब्रेक करने के पहले, कि बराबरी के स्तर पे संवाद करने का मतलब यह है कि मैं किसी भी तरह से यहाँ से नहीं शुरू करता हूँ कि मैं सही हूँ तुम गलत हो। मैं जो कल से ये कह रहा हूँ ना कि मैं सही हूँ तुम गलत हो, या मैं ऊंचा हूँ तुम नीचा हो, ये गुरु शिष्य संबंध में तो चलेगा। ये कहने का मतलब इनडायरेक्टली हम ये कह रहे हैं कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो। इनडायरेक्टली हम यही कह रहे हैं कि मैं गुरु हूँ तुम शिष्य हो। उसमें कोई संवाद नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं। बराबरी की जगह पे रखने का मतलब ये होता है कि अपने नजरिए और अगले के नजरिए दोनों को हम सुनने का काम करते, ठीक है। और उसमें हम ये संभावना खुला रखते हैं कि मैं भी गलत हो सकता हूं। तब तो आपको हम अपना बराबर मानते हैं जी। अगर हम फर्म करके ही रखे हैं कि मैं सही हूं आप गलत हो, तो हम गुरु हैं आप शिष्य हो। इतना सिंपल बात है। ये संवाद की जगह नहीं है। संवाद की बराबर वालों के साथ आज के दिन जो संवाद है ना, वो तो इस ओपननेस के साथ है कि गलती मेरी भी हो सकती है, दृष्टिकोण मेरा भी ठीक नहीं हो सकता है, दृष्टिकोण आपका भी ठीक नहीं हो सकता है। यहाँ से संवाद हो सकता है जी। और क्या? और पूरे डायलॉग में मैं तो नीचे से आपको शुरू करूंगा, अगला बहुत विद्वता से भी हमको शुरू करेगा ना, नीचे के प्लेटफॉर्म पर खड़ा रख के हम एकदम सिंपल उसका नीड सुनने का कोशिश करेंगे। और एकदम हमसे अगर पूछिएगा तो हमारा तो 2 लाइन का एकदम सिंपल उसमें वो होगा। एक तो ये कि भाई आपकी समझदारी अधिक है, आप इतना ही कहना चाहते हैं, ठीक है। एक लाइन एकदम सिंपल है कि आप जो कह रहे हो हम उसी को रीआर्टिकुलेट करके बता दे रहे, ठीक है। दूसरा स्टेप एकदम सिंपल है कि भाई अब हमारी नीड ये है, आपकी क्या है आप बता दीजिए, ये दोनों कैसे पूरा हो सकता है, उसके उपाय पर हम सोच लेते हैं। आप कहोगे कि आपकी नीड बेकार है, हमारा एकदम सिंपल उत्तर है बेकार है पर है, अब क्या करें? अब क्या करें? आप गुरु बन के ही बैठो ना, हम नीचे से बात करने को तैयार हैं। भाई यही स्थिति है हमारी, अब क्या करें? थ्योरेटिकल बात करेंगे तो ये बात आप कह सकते हैं। प्रैक्टिकल में हमको देखना चाहिए कि ये सब हम अपनाते हैं कि हम ब्लेम करते हैं। हम ये सब अपनाते हैं कि हम कहीं ना कहीं दूसरे को नीचा सिद्ध करते रहते हैं। और एकदम प्रैक्टिकल है तो लाइव खड़े होके यहाँ दो कुर्सी में ब्रेक के बाद लगा देता हूँ। आप एक एक स्टेटमेंट बोलना शुरू करिए, हम एक एक स्टेटमेंट में आपको बता देंगे कि बोलने में क्या चूक है और सुनने में क्या चूक है। इतना सिंपल सॉल्यूशन है। आप दोनों तरफ के स्टेटमेंट बोल दीजिए, हम आपको बता देते हैं कि बोलने में क्या चूक है और सुनने में क्या चूक है। तो उचित जगह तो संवाद का यही है कि अगले को बराबरी की जगह पर रख करके हम डायलॉग को इनिशिएट कर सकें। डायलॉग तो वहीं से हो सकता है। अगर हम अपने को ऊपर और अगले को नीचे रख के संवाद कर रहे हैं तो हमसे चूक हो रही है, ये साफ होने की जरूरत है।